अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कभी भी कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो उन जो पहले के काम जो अगर अच्छे नमूने से कोई गवर्नमेंट कर रही है उन पे तनकीद करके अपने नए नए प्रोजेक्ट्स देती है और उन नए प्रोजेक्ट्स को फिर अगर कोई दूसरी हुकूमत आती है वो उनको रद्द करती है। बदकिस्मती से हमारी ये जो हुकूमत है इसको आए हुए तकरीबन 4 साल होने वाले हैं। आवाम को बड़ी उम्मीदें थीं, बड़ी तवक्कात थीं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया नाजरीन इसमें कमी होती गई और हम जो है कर्ज़ों के दलदल में फंसते चले गए और हमारी इकानमी बहुत बैठ गई। इसको किस तरह हम अच्छे नमूने कर सकते हैं और किस तरह हम इसके साथ हमारी हुकूमत आगे चल सकती है। आज हमारे मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ये फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इनका एक नाम है अपनी बिजनेस कम्युनिटी में और वक्त ब वक्त वो टैक्सेशन के हवाले से या और हवाले से हुकूमत को सलाह मशवरे भी देते रहे। मेरा मुराद है जनाब ज़ुबैर तुफ़ैल साहब से। ज़ुबैर साहब मैं आपको अपने स्टूडियो में खुशामदीद करता हूँ। थैंक यू। और ज़ुबैर साहब से हम आज मुल्क की ताज़ा जो इकनॉमी सूरत हाल है उसके हवाले से बात करेंगे। तो आइए नाजरीन जनाब ज़ुबैर तुफ़ैल साहब से बात करते हैं। ज़ुबैर साहब पहले तो आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि ये जो तकरीबन 4 साल होने वाले हैं हुकूमत को और बड़े नारे लगे थे कि हम इकनॉमी में ये करेंगे, IMF के कर्जे भी नहीं लेंगे, हम मुल्क को अपने पाँव पे खड़े रहेंगे, लेकिन बज़ाहिर देखा जा रहा है कि इंडस्ट्रियलिस्ट भी खुश नहीं है, एग्रीकल्चरलिस्ट भी खुश नहीं है और सबसे बड़ी बात यह कि आम आदमी भी खुश नहीं है। इसके क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा हुकूमत को तकरीबन 4 साल होने को आ रहे हैं। जब ये इलेक्शन से पहले इन्होंने बहुत सारे वादे किए थे और उन वादों में ये भी था कि भाई हम आपको 1 करोड़ नौकरियां देंगे और 50 लाख घर देंगे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लोगों में कायम कर दी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया 1 साल 2 साल 3 साल तो पब्लिक ने देखा कि जो इनके वादे थे वो पूरे नहीं कर पा रहे। और फिर उसके बाद आखिरी 1-1.5 साल से एक महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है। वो अगरचे सारी दुनिया में है, ये कि पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है और हमारी हुकूमत भी जो है इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही और महंगाई बढ़ती चली जा रही है। खाने पीने की अशिया महंगी होती जा रही हैं, उसके बाद बिजली महंगी हुई, उसके बाद गैस महंगी हुई और जैसे खाने पीने के तेल हैं वो महंगे हुए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अवाम आहिस्ता आहिस्ता मौजूदा हुकूमत से मायूस होते जा रहे हैं कि जो इनके वादे थे कोई पूरे नहीं हुए। फिर दूसरा इन्होंने एक काम किया कि बस एक पार्टी के पीछे लग गए कि भी खाली मुस्लिम लीग नून को तबाह करना है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि उससे बड़ा चैलेंज जो था वो ये था कि जो आवाम के ऊपर जो महंगाई का बोझ है, असल चैलेंज वो था, उसको हल करना चाहिए था। इन्होंने उसको हल नहीं किया, सबको कहा भाई बस हम ये है, ये तमाम बुराइयां जो है मुस्लिम लीग नून की वजह से या पीपल पार्टी की वजह से हुई हैं, हम इनको पकड़ने जा रहे हैं। और 4 साल गुजर गए, पकड़ने में कुछ नहीं हुआ। इन्होंने सैकड़ों केस बनाए, सब के सब जो थे वो कोर्ट में जाके ख़त्म हो गए। बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो भी केसेस थे उसमें कुछ में हक़ाइक़ होंगे लेकिन बेशतर जो थे उसमें हक़ाइक़ नहीं थे। वो सिर्फ तंग करने के लिए, अपने ओपोनेंट को तंग करने के लिए बनाए गए थे। फिर अदलिया में जब केसेस चलते हैं तो वो फिर इंसाफ के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। अब जो हकीकत बात थी वो ये थी कि जितना पब्लिक को इनसे तवक्को थी कि भाई आप सबसे पहले महंगाई कम करो, वो उस तरफ आते ही नहीं हैं। वो उस तरफ बिल्कुल नहीं आते कि भाई महंगाई है, इसको कैसे कम किया जाए, कुछ ना किया जाए। तो अब 4 साल पूरे हो गए, 1 साल बाकी है। तो जो आज के हालात में अगर इलेक्शन होंगे तो मैं समझता हूँ इस पार्टी का इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा सर, हम आते हैं आजकल के अहम और हॉट इशू पे। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और मौजूदा गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया था कि कुछ भी हो जाए हम IMF की तरफ नहीं जाएंगे और हम इंशाल्लाह वो सब जो पैसे हैं वो रिकवर भी करेंगे, जो कुछ भी नहीं हुआ। हाल ही में कुछ दिन पहले सेनेट में और कौमी असेंबली में बिल पास हुआ है जिसमें स्टेट बैंक की खुद मुख्तियारी के हवाले से बहुत बड़ी बातें की गई हैं और उसके साथ साथ एक जस्ट लाइक मिनी बजट जो है वो आवाम पे थोपा गया है। इससे एज ए बिजनेसमैन, एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट और FPCCI से के आप साबिक सदर की हैसियत से आप क्या समझते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं और किस तरह हैं ये? बात यह है कि हुकूमत ने मिनी बजट के अंदर जितने भी नए टैक्सेस लगाए हैं तो बिजनेसमैन तो कोई टैक्स अपनी जेब से नहीं देता। आप जितना टैक्स लगाओगे वो आगे महंगा करके बेचेगा। आपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे टैक्स लगाए, कोई बात नहीं, वो उसकी अपनी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स बढ़ा के
कीमत को इंक्रीज कर देगा और बेचता है, तो उसका आखिर में तमाम जो भी असरात हैं वो पब्लिक पे ही होते हैं और पब्लिक ने ही वो पे करने होते हैं। और इसके अलावा आपने क्या सवाल, स्टेट बैंक है ना, देखिए स्टेट बैंक का जो हुकूमत ने उसमें कुछ बुनियादी तब्दीलियां लाई हैं, उसमें स्टेट बैंक के गवर्नर को काफ़ी अनलिमिटेड पावर्स दी हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उनको वो किसी के सामने जवाब देनी होगा, वो जवाब दे नहीं है। वो कहते हैं जी मैं तो जो है अपने दिमाग से फैसला करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई भी आदमी अक्ल कुल नहीं होता है, बिल्कुल कोई भी एक आदमी अक्ल कुल नहीं होता है। उसको देखना होता है हुकूमत हकाइक क्या है और हकाइक के मुताबिक फैसला करना होता है। अब अगरचे स्टेट बैंक के इसी गवर्नर ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं। जब कोविड शुरू हुआ, पहला साल दूसरा साल, इसकी पॉलिसियाँ बहुत अच्छी थी। इन्होंने इंटरेस्ट रेट जो था वो तकरीबन 14% से कम करके 7-7.25% पे ले आए, लेकिन अब फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया और ये तकरीबन 9.25 या 9.5% पे बेसिक रेट है। उसके अलावा मिला के अगर आप बैंक से अब कर्जा लेने जाएं तो बैंक जो है 11-12% पे बिजनेसमैन को कर्जा देता है। तो इसकी वजह से भी जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है और आपको एक्सपोर्ट करने में भी चैलेंजेस आते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि बाज़ सनतें हैं जो बेहतर भी चल रही हैं। मिसाल के तौर पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छी जा रही है। उसकी वजह ये है कि इंडिया में, चाइना में कोविड के असरात की वजह से उनकी इंडस्ट्री जो है डाउन हो गई है, थोड़ी बैठ गई है। हाँ, उनकी बैठ गई है। तो उसका जो भी फ़ायदा है वो पाकिस्तान की सनत को मिला और पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर रही है और मुझे तवक्को है कि ये और भी एक्सपोर्ट इस तरह बढ़ती रहेगी। दूसरा, हुकूमत को सबसे बड़ी सपोर्ट मिली है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मिली है। रेमिटेंस जो हमारे यहाँ है, फॉरेन रेमिटेंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए जो है तकरीबन $30 अरब से क्रॉस कर गई है। तो ये एक मैं कहूँगा कि हुकूमत को चाहिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सलाम पेश करे कि जो इतने बड़े अमाउंट में पैसे घरों में भेज रहे हैं और वो फिर वही फॉरेन रेमिटेंस जो है वो हुकूमत के काम आती है। लेकिन अभी भी ये चैलेंज ये है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। हम लोग इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम है। अगर आप रेमिटेंस को भी मिला लें तो भी गैप है, तो भी गैप है। और उसके बाद दूसरी बात है कि कर्जे, बैनुल-अक़वामी कर्जे बढ़ते 125 अरब डॉलर के करीब पहुँचे हैं। अब वो कैसे अदा होगा ये बहुत बड़ी बात है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह बेहतर। या हमारे जो भी इनके इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं या फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनको पता होगा कि कैसे अदा होगा। अभी तक तो ऐसा ही है कि क्या करते हैं कि एक नया कर्जा लेके पुराना कर्जा अदा करते हैं। इनकी कहीं से आमदनी बढ़ती नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है इतनी। नहीं है। ये एक नया कर्जा लेते हैं और पुराना कर्जा अदा करते हैं। अच्छा जुबैर साहब, मैं आऊँगा आपके एक और बात पे कि किसी भी मुल्क की इकनॉमी की तरक्की में एक कांस्टेंट और एक जो टीम जो होती है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। बदकिस्मती से गुज़िश्ता 3.5 साल में हमारे 3 फाइनेंस मिनिस्टर जो है चेंज हो गए हैं। एक आता है फिर जाता है, फिर दूसरा आता है होता है। तो ये भी एक किस्म का एक फैक्टर है हमारी इकनॉमी में को सुकड़ने का या उसको जवाल पजीर होने का। नहीं, मैं नहीं समझता। बहरहाल ज़्यादा अच्छा ये होता कि अगर जब आपका कोई फाइनेंस मिनिस्टर आता है ना, उसे काम करने दिया जाए, उसको कोशिश की जाए कि वो 2-3 साल चलाए। अगर 3 साल में नाकाम हो जाता है तो फिर आप दूसरे आदमी को ला सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि हमारे 3 या 4 फाइनेंस मिनिस्टर, एक बीच में हमाद अजहर भी चंद दिनों के लिए आए थे। जी। तो वो इस तरह की तब्दीलियाँ थी। लेकिन मैं कहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मामला जो है ना वो उस तरह से कंट्रोल नहीं हो रहे जैसा वो चाहते हैं। जैसे वो चाहते हैं वो नहीं हो रहा। ख़ास तौर पे इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट जो है महंगाई का है। महंगाई ऐसी है कि वो हुकूमत के भी बस में नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान को इस वक्त मुआशी चैलेंजेस हैं या मुआशी क्या कहना चाहिए सूरत हाल है, इसको कोई एक हुकूमत नहीं हल कर सकती। अच्छा, इसमें मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि जो भी अपोजिशन पार्टी है उनको भी साथ शामिल करे। उनके पास भी अच्छे लोग हैं, उनसे मशवरा करके मामलात को हल करें, बजाय इसके कि आप अपोजिशन को दुश्मन समझो या आप अपोजिशन को समझो ये इंडिया के लोग हैं। ऐसा नहीं होता है।
आपने अगर मुल्क चलाना है, आपको इस हुकूमत को और आने वाली हुकूमतों को भी जो है अपोजिशन को साथ लेके चलना होगा। उनको साथ लेके चलेंगे तो काम चलेगा, वरना गाड़ी नहीं चलेगी और ये एक दूसरे की मुखालफत करते रहेंगे। ज़ुबैर साहब, आखिरी सवाल आपसे करते हैं क्योंकि आपको भी ये टाइम शार्ट है। ये हमारा जो डॉलर है, रुपये और डॉलर का जो फ़र्क है, आप देखें जब हम हमारे ये हुकूमत पावर में नहीं थी, दूसरी हुकूमत जो थी नवाज शरीफ की, तो उसमें कहा जाता था कि जी डॉलर जब फ़र्क पड़ता है तो यूँ हो जाता है, फिर इकनॉमी तबाह हो जाती है। इस दफ़ा जिस हुकूमत में तकरीबन 3.5 साल में डॉलर 105 रुपये से 180 रुपये तक जाके पहुंच गया। तो डिवैल्यूएशन और रुपीज़ का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में फ़र्क पड़ता है, इसका भी महंगाई पे बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत बड़ा। देखिए कि पाकिस्तान ज़्यादा इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट करने की वजह से और एक्सचेंज रेट इतना तब्दील होने की वजह से तमाम इंपोर्टेड चीज़ें जो है बहुत महंगी पड़ती हैं और उसका फिर असर तमाम पब्लिक पे भी आता है। जितना डॉलर डिवैल्यू होगा उसके असरात होंगे, उसकी प्राइस बढ़ेगी और ये मुसलसल हो रहा है। फिर हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट का बिल बहुत ज़्यादा है तो वो भी डॉलर में इंपोर्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पूरे मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं और मैं समझता हूँ कि आज का जो भी डॉलर का रेट है वो काफ़ी डिवैल्यू हो गया। अगर इतना ना होता तो अच्छा होता कि लोग जो है महंगाई के चुंगल में नहीं फंसते। अभी पेट्रोल महंगा है, फिर लाइट महंगी, बिजली महंगी, गैस महंगी। तो हुकूमत जो है जब तक ये अपोजिशन को साथ नहीं मिलाएगी इनका काम नहीं चलेगा। और 4 साल तो इन्होंने लड़ाई झगड़े में गुजार दिए, हाँ। आखिरी 1 साल भी गुजर जाएगा और फिर जिस वक्त इलेक्शन होगा हुकूमत को नहीं पता कि इन्होंने अवाम को जो कुछ दिया या जो कुछ इन्होंने अवाम से छीना उसका सबका हिसाब किताब होगा। पब्लिक जो है, पब्लिक अब देखें, पब्लिक को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। कोई भी सियासतदान हो, मदारी हो, जी, जो भी तकरीरें करते हैं वो कोई किसी को पब्लिक को अब तो जो है गाँव गोठ में भी लोग समझदार हो गए। बिल्कुल। वो जब कोई सियासतदान आएगा तो उसको बोलेगा ये आपका पर्चा है, ये आपका 4 साल का पर्चा है, आपने हमको ये दिया तो हम आपको क्यों वोट दें। तो बिल्कुल ऐसी सूरत हाल तब्दील हो गई है और मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी पार्टी को इलेक्शन तब जीत सकते हैं कि वो हकीकत में पब्लिक का ख्याल करें। अगर आप आवाम का ख्याल करें, आवाम का ख्याल, अगर आप बेवकूफ़ बनाएंगे तो बेवकूफ़ वाला काम नहीं चलेगा। ज़ुबैर साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना टाइम निकाला और हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे नाजरीन को बहुत ही मोटी मोटी बातें जो है आराम से समझाई। तो नाजरीन, आज हमारे मेहमान थे ज़ुबैर तुफ़ैल साहब और उन्होंने भी उन्हीं बातों की तरफ तवज्जो दिलाई है हुकूमत की कि अगर आम आदमी अगर खुशहाल होगा तो लोग वोट भी देंगे, लोग नज़दीक भी आएंगे और अगर हमारा एक्सपोर्ट अगर बढ़ेगा, इंपोर्ट पे अगर हम थोड़ी बहुत रोकथाम करेंगे, अगर वो इंडस्ट्रियलिस्ट को फैसिलिटेट किया जाएगा तो कोई वजह नहीं कि हमारा मुल्क इकनॉमी में तरक्की न कर सके। इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपने मेज़बान असदुल्लाह भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।